अच्छा ये देखो, लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था जो गैस लॉज देखे थे, उसमें बॉयल्स लॉ देखा था, जो ये कहता था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कीपिंग अमाउंट मतलब मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर चार्ल्स लॉ देखा, जो ये कहता है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कीपिंग एन एंड पी कांस्टेंट। गे-लुसैक्स लॉ, जो कहता है प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कीपिंग एन एंड वी कांस्टेंट। एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स, कीपिंग पी एंड टी कांस्टेंट। एंड देन आइडियल गैस इक्वेशन, जो कहती है पीवी इक्वल टू एन आर टी, जिसके अंदर सबके सब लॉज कॉम्प्रिहेंड हो जाते हैं। अगर एन और टी कांस्टेंट है, आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो प्रेशर पीवी इक्वल टू के हो जाता है, पहला बॉयल्स लॉ। अगर एन और पी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है। अगर एन और वी कांस्टेंट है तो प्रेशर पर टेम्परेचर हो जाता है। और अगर पी और टी कांस्टेंट है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल हो जाता है। और इसमें एक ये था कि इफ अमाउंट इज केप्ट कांस्टेंट और बाकी सब चीजें बदल रही हैं, तो अगर एक स्टेट P1 V1 T1 से गैस स्टेट 2 जा रही है P2 V2 T2, but n is constant, so we can say P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2। ये चीज P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2, इसे कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं। टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन। अच्छा, अब ये देखो, क्या आपसे कोई पूछे फॉर बॉयल्स लॉ ड्रॉ ग्राफ फॉर P वर्सेस V,
पीवी वर्सेस वी, log P वर्सेस log V, P वर्सेस 1/V। मान लो बॉयल्स लॉ के लिए हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बॉयल्स लॉ का रिलेशन लिखते हैं। बॉयल्स लॉ क्या होता है? जब एन और टी को कांस्टेंट रखा जाए, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ये बॉयल्स लॉ है। तो P वर्सेस V ग्राफ, तो यानी ये क्या हो जाए? P इक्वल टू कुछ कांस्टेंट बाई V। तो अगर सबसे पहले हम देखें P वर्सेस V ग्राफ, तो ये ग्राफ कैसा हुआ? अगर P Y है, यहाँ कांस्टेंट है, और V X है, K इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। प्रेशर वॉल्यूम दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी है। नाइदर प्रेशर का कैन बी नेगेटिव नॉर वॉल्यूम, K को ही पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो अगर ऐसा एक रिलेशन है Y और K बाई X में, तो ये रिलेशन ग्राफिकली क्या होता है? एक तो समझ में आ रहा है कि X बढ़ रहा है तो Y कम हो रहा है। अच्छा, अगर हम P और V को ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों ही पैरामीटर पॉजिटिव होने पड़ेंगे, तो दे हैव टू बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब X बढ़ता है, Y कम हो रहा है, तो इसका नेचर कैसा होगा? मैथमेटिकली ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है, और मैंने बताया था कि ग्राफ को एनालाइज करने के लिए अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का साइन पता चल जाए तो ग्राफ का नेचर बहुत कुछ हद तक पता चल जाता है। जैसे अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स करूं, अगर मेरे पास एक ऐसा ग्राफ है और मैं इसका dy बाई डी एक्स करूं, तो ये हो जाएगा -k/x²। इसको लिख सकते हैं k, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा k-1 x-2। तो ये -k/x², k पॉजिटिव है, x यहाँ पे ले, x ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये वाला फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 है। जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है, इसका मतलब होता है कि जो ग्राफ फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। मतलब x अगर बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, इसका मतलब ये है। तो अब वो तो बहुत से तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि x बढ़ रहा है, y कम हो रहा है, ये नेचर भी हो सकता है। ऐसा स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। लेकिन मैं बता, सेकंड डेरिवेटिव जो होता है, अगर इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा d2y, इसको फिर से डिफरेंशिएट करें मतलब डी बाई डी एक्स और -k(x-2)। तो ये हो जाएगा -k बाहर आया, -2x-3, यानी ट्वाइस k/x³। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
ग्राफ यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने वाला है प्रेशर वॉल्यूम का। तो यानी ये क्या बता रहा है, जब सेकंड डेरिवेटिव जिस रीजन में पॉजिटिव हो उसका मतलब है ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड। कॉनकेव अपवर्ड इस तरीके का ग्राफ। ये अगर 0 हो तो स्ट्रेट लाइन, और अगर लेस देन 0 हो तो कॉनकेव डाउनवर्ड। ये इस तरीके से ये कॉनकेव डाउनवर्ड नेचर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे पहला डेरिवेटिव नेगेटिव है यानी डिक्रीजिंग, और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो ग्राफ का नेचर हो जाएगा डिक्रीजिंग एंड कॉनकेव अपवर्ड। तो P वर्सेस V ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। जब N और T कांस्टेंट रखे जाएं तो वॉल्यूम बढ़ने के संग प्रेशर डिक्रीज होता है, और नेचर इस तरीके का होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उन ग्राफ्स को बोलते हैं आइसोथर्म्स। आइसो मतलब इक्वल, थर्म का मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, तो टेम्परेचर सेम। तो ये इसको बोलते हैं आइसोथर्मल कर्व। और प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, कर्व को आइसोथर्म बोलते हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है, और ये इस तरह से। तो ये बॉयल्स लॉ का पीवी ग्राफ। बात समझ में आया? अब ये तो हो गया P वर्सेस V ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉयल्स लॉ व्हेन N एंड T आर कांस्टेंट। PV वर्सेस V कैसा होगा? तो ये ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम ये तो बोल ही चुके हैं कि पीवी क्या है। पीवी इज के, वॉल्यूम चेंज हो रहा है पर पीवी थ्रू आउट कांस्टेंट है। हम यहाँ पे पीवी मतलब वाई हो गया, वाई इक्वल टू के। तो यहाँ पे वाई हो गया पीवी, और यहाँ पे वी है, तो वी बदल रहा है पर पीवी सेम है अगर एन और टी कांस्टेंट रखे जाए। इनफैक्ट पीवी वर्सेस पी कर्व भी ऐसा ही होगा। पी बदल रहा है पर पीवी कांस्टेंट है, एन टी कांस्टेंट। ये बताओ ये कैसा होगा, लॉग पी वर्सेस लॉग वी। तो वापस स्टार्ट वहीं से करो। पीवी इक्वल टू के है, दोनों तरफ लॉग लो। तो लॉग पीवी की लॉग ए बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। तो लॉग पी प्लस इक्वल टू लॉग के। ये बात समझ में आई? इज इट क्लियर? एक फॉर्मूला होता है लॉग ए बी, यस सर। लॉग ए प्लस लॉग बी। अब लॉग पी को वाई मान लो,
लॉग वी को x मान लो, ये कोई c मान लो, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। इसका क्या मतलब, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या इक्वेशन हुई, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? Negative slope. इट इज अ Downward slope. स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का हो गया, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। स्लोप m होता है विच इज टेन थीटा, यहाँ स्लोप m इक्वल टू -1 है विच इज टेन 135। तो आपका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, इंटरसेप्ट नॉन जीरो है, तो ये log p वर्सेस log v, और ये एंगल 135 डिग्री। तो इस तरीके का ग्राफ ये हो जाए। अच्छा, p वर्सेस 1/v ग्राफ कैसा होगा? ये कैसा ग्राफ होगा? Straight line. अगेन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या है बॉयल्स लॉ की, pv इक्वल टू k, तो p इक्वल टू k बाई v, हम 1/v को चाहते हैं x, तो ये x हो जाएगा और ये y, तो y इक्वल टू kx कैसा इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पॉजिटिव स्लोप, ये वाला। यहाँ पे k पॉजिटिव ही होगा, तो ये चीज, तो ये p वर्सेस 1/v ऐसा हो। तो ये अब चार्ल्स लॉ क्या था? वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अच्छा, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोबारिक, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं आइसोथर्मल, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं आइसोकोरिक, और इनसे रिलेटेड ग्राफ को बोलते हैं आइसोबार्स। तो यहाँ पे v वर्सेस t का ग्राफ क्या होगा बताओ? log v वर्सेस log t का ग्राफ क्या होगा? v बाई टी वर्सेस t का ग्राफ कैसा होगा? v बाई टी वर्सेस v का ग्राफ कैसा होगा? क्या होगा v वर्सेस t?
Straight line. straight through line origin. passing through origin. Origin. सेगमेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली ओरिजिन को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बिकॉज टी इक्वल टू 0 केल्विन इज नॉट अचीवेबल। यहाँ पर ये उस स्ट्रेट लाइन का पार्ट होगा जो ओरिजिन से पास करती है। ये इस ग्राफ को बोलते हैं आइसो बार, क्योंकि इसका प्रेशर कांस्टेंट है। ये क्या हो जाएगा? भाई चार्ल्स लॉ का मतलब V इक्वल टू KT, तो V इक्वल टू KT का मतलब log V इक्वल टू log T प्लस log K। log V को Y मान लो, log T को X मान लो और ये C। यहाँ स्लोप 1 हो गया, और इंटरसेप्ट यूजुअली नॉन जीरो रहेगा, तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। इधर के संग 45 डिग्री बना, log V ये कैसा होगा? Straight line. स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वॉल टेम्परेचर बदल रहा है और V बाई टी कॉन्स्टेंट है। इवन V बाई टी वर्सेस V। अच्छा एक चीज बताओ, V बाई टी वर्सेस P कैसा होगा? कोई पूछे? Straight line parallel to y-axis. नहीं, तो P यहाँ कांस्टेंट है ना, और V बाई टी भी कांस्टेंट है, तो दोनों वैल्यू अगर कांस्टेंट है, फिक्स है, तो एक डॉट हो जाएगा ना, Okay, sir. है ना? T भी कांस्टेंट हाँ sir. और हाँ V बाई sir. टी भी कांस्टेंट, तो ये एक डॉट हो जाएगा बस। तो ये आपका हो गया चार्ल्स लॉ से रिलेटेड ग्राफ। इनको ये आइसो बार्स कहलाएंगे। अच्छा अब एक बताओ कि अगर फॉर सेम अमाउंट, मतलब मोल सेम है गैसेस के, टू आइसोबार्स V versus T graphs are drawn like this at two different pressures P1 and P2। ये आइसोबार है एट प्रेशर P1 जैसा हमने यहाँ ग्राफ ड्रॉ किया था, और ये प्रेशर P2 है, मोल सेम है। तो ये बताओ इस ग्राफ की हेल्प से कि P2 ग्रेटर देन P1 है
बताओ। कैसे सोच सकते हो? देखो, एक तो तरीका है, सर एक ये तो होगा हम कौन सा P2, नहीं, आंसर होगा P2 लेस देन P1। ये देखो, अलग अलग समझते हैं। एक तो अगर मान लो, सपोज हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की, इस लाइन का मतलब है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों ही ग्राफ का सेम टेम्परेचर है, पर इसका वॉल्यूम ये है V1, इसका वॉल्यूम है V2। टेम्परेचर सेम है, मोल सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, ये तो बोला ही है, सेम अमाउंट, पर इस वाले का वॉल्यूम कम है, V1 लेस देन V2 है ना? V1 लेस देन V2 है। तो आप बताओ कि अगर मान लो टेम्परेचर सेम हो, मतलब पार्टिकल की एनर्जी सेम है, पर V1 लेस देन, मोल्स भी सेम है, पार्टिकल से नंबर भी सेम है, पर V1 V2 से कम है, तो P1 P2 में क्या रिलेशन होगा? तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल सेम टेम्परेचर पे छोटे वॉल्यूम में है, और वही सेम पार्टिकल सेम टेम्परेचर पे ज्यादा बड़े वॉल्यूम में, तो प्रेशर कहाँ का ज्यादा होगा, कहाँ का कम होगा? P1 ज्यादा होगा। P1 ज्यादा होगा। P1 यहाँ पे थ्रू आउट सेम है, ये आइसो बार है, लेकिन ये यहाँ P2 थ्रू आउट सेम है, लेकिन P1 P2 में क्या हो जाएगा? P1 विल बी ग्रेटर देन P2। ये तो लॉजिकली सोचा। अब एक चीज सोचो, जब मैथमेटिकली सोचे, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। तो जो हमारा चार्ल्स लॉ है, V इक्वल टू KT, अगर उसे कंपेयर किया जाए तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? NR बाई T, है ना? ऑन कंपेयरिंग, K क्या हो गया? कांस्टेंट, NR बाई P। तो हमारा मोल तो सेम है, R कांस्टेंट होता है, तो यहाँ जो स्लोप हुआ वो हो गया 1 बाई, स्लोप हो गया NR बाई P। N और R तो कांस्टेंट है, P एक बार P1, एक बार P2 है, तो जिसका स्लोप बड़ा होगा उसका प्रेशर कम होगा, और जिसका स्लोप कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि N और R तो दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पे स्लोप, ये वाला स्लोप कम है, ये वाला स्लोप ज्यादा है, टेन थीटा, तो थीटा ज्यादा बड़ा इसका होगा, तो स्लोप भी इसका बड़ा है, तो स्लोप M2 बिगर देन M1 है। तो P2 लेस देन, बात समझ में आई? सर एक और बार बता दीजिए। हाँ ठीक हो, देखो सर हाँ बोलो। सर ये चीज तो बॉयल्स लॉ से भी प्रूव होता है। बॉयल्स लॉ से तो ये नहीं आएगा ग्राफ V और T का। सर टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया ना सर उस पोजीशन पे। जो बॉयल्स लॉ में, नहीं, उस पोजीशन पे टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया, हाँ सर। तो नहीं, टेम्परेचर उस पोजीशन में कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, हाँ तो बात सही है, तुम ये बोल हाँ सकते हो। हाँ ठीक है, बात सही है।
कि टी और पी अगर उस पॉइंट पे कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। हाँ बात सही। हाँ देखो ये वाली बात समझो, स्लोप वाले से ये जो इक्वेशन है, पहली बात, अगर आपके पास ऐसी स्ट्रेट लाइन है, ये है, ये है, ये है, तो ये स्लोप अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो m1 स्लोप विल बी लेस देन m2 लेस देन, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे थीटा बढ़ रहा है, टेन स्लोप होता है टेन थीटा, तो थीटा बढ़ा 0 से 90 में टेन थीटा इंक्रीज करता आता है, 10 0 होता है, 10 90 इंफिनिटी होता है। तो m1 लेस देन m2 लेस देन m3 है। यहाँ पे स्लोप क्या है? स्लोप है nr by p, और n और r तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा nr by p1 nr by p2 तो 1 by p1 लेस देन 1 by p2 लेस देन 1 by p3, तो p1 विल बी ग्रेटर देन, रेसिप्रोकल, तो p1, समझ में आया? ये हो हाँ सर। जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये चीज है। अच्छा एक ये बताओ, फॉर सेम अमाउंट, लाइक सेम गैस के लिए, एक ही आइसोथर्मल टेम्परेचर T1 पे और एक ही आइसोथर्मल टेम्परेचर T2 पे, इन दोनों ग्राफ में ये डिड्यूस करो कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, T1 ग्रेटर देन T2 है, मतलब आपके पास सेम अमाउंट ऑफ गैस के लिए दो आइसोथर्म है, एक T1 टेम्परेचर पे, मान लो एक 300 केल्विन पे, एक 600 केल्विन पे। तो ग्राफ तो पीवी ग्राफ ऐसा ही होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन अब बताओ इससे कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है, कौन सा बड़ा है, कौन सा? फिर इसको कैसे सोचें? मान लेते हैं ये ले लेते हैं एक लाइन, तो ये लाइन क्या सजेस्ट कर रही है कि इन दोनों पॉइंट पे, मान लो ये ए ये बी मान लेता हूं मैं, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम दोनों का इस पॉइंट पे सेम है, और इसका प्रेशर है P1, इसका प्रेशर है P2, तो वॉल्यूम सेम है, मोल सेम है, पर इस वाले कर्व पे P2 जो है वो ग्रेटर है देन P1, मतलब सेम वॉल्यूम सेम अमाउंट, बट ये वाला प्रेशर ज्यादा है। इसका मतलब क्या कि मॉलिक्यूल्स सेकंड वाले में, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम लिया है, पार्टिकल्स भी सेम लिए हैं, पर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तो व्हाट डज दैट मीन कि पार्टिकल्स आर मोर एनर्जेटिक एंड कोलाइडिंग विद मोर एनर्जी, मोर स्पीड। तो एनर्जी कहां से आती है? हायर टेम्परेचर, हायर एनर्जी, हायर स्पीड। तो क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, P2 ग्रेटर देन P1, तो T2 शुड आल्सो बी ग्रेटर देन T1। चाहे तो गेल-लुसैक्स लॉ से सोच लो, सेम N और V हो तो P प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T। तो ये चीज, तो यहां आ जाएगा T2 ग्रेटर देन, बात समझ में आई?
जी सर। यस सर। तो ये चीज बिल्कुल इसी तरीके से गेलू-सेक्स लॉ के भी ग्राफ्स और बन जाएंगे। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और मोल कांस्टेंट, तो ये आपका होता है गेलू-सेक्स प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बिल्कुल जैसा वहां वीटी ग्राफ था, ये पीटी ग्राफ हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट को बोलते हैं जिस प्रोसेस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसको बोलते हैं आइसोकोरिक। टेम्परेचर कांस्टेंट को बोलते हैं आइसोथर्मल। प्रेशर कांस्टेंट को बोलते हैं आइसोबारिक। वॉल्यूम कांस्टेंट बोलते हैं आइसोकोरिक। और ग्राफ्स को बोलते हैं आइसोकोर। ग्राफ्स को बोलते हैं आइसोकोर। तो ऐसे का मान लो ये यहाँ तो पहले तो इसमें पीटी ग्राफ ऐसा होगा, पी इक्वल टू के टी है। पर मान लो ये सेम अमाउंट के लिए पीटी ग्राफ है वॉल्यूम V1 पे और वॉल्यूम V2 पे। तो बताओ इनमें रिलेशनशिप क्या है, विच इज ग्रेटर? ये आइसोकोर है एट V1, ये आइसोकोर है एट V2। V2 लेस देन V1। V2 लेस देन V1। अगेन ऐसे सोच लो, P इक्वल टू NR बाई V T। तो NR तो कांस्टेंट है, R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, N यहाँ कांस्टेंट है अमाउंट। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका स्लोप कम, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका स्लोप कम। तो इसका स्लोप कम है यानी V1 ग्रेटर देन V2 या V2 लेस देन V1। तो ये चीज। सर हाँ बोलो। सर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ग्राफ को क्या बोलते हैं? आइसोकोर, आइसोकोरिक प्रोसेस, ये जो लिखा है मैंने, ये ओके सर। ISOCHORIC। आइसोकोरिक प्रोसेस को आइसोकोरिक बोलते हैं, ग्राफ्स को बोलते हैं आइसोकोर्स। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो प्रोसेस को बोलते हैं आइसोबारिक, ग्राफ्स को बोलते हैं आइसोबार्स। और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल, ग्राफ्स को बोलते हैं आइसोथर्म्स। ठीक है। यस सर। अच्छा ये हो गया। ऐसे ही V प्रोपोर्शनल टू N के ग्राफ भी आ जाएंगे। अब अच्छा एक चीज देखो, उसके बाद ये वाला क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये ग्राफ्स हैं, यानी इन जनरल y इक्वल टू x पावर 2n, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, लेट्स से। तो इस ग्राफ का नेचर कैसा होगा? तो अगर इस ग्राफ को आपको ड्रॉ करना है तो ये ग्राफ देखो, जैसे कि ये मैं पहली बात, ये ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्योंकि जो वैल्यू x पे है वही वैल्यू माइनस x पे भी है, जो वैल्यू 2 पे है वही वैल्यू माइनस 2 पे भी। ऐसे फंक्शंस को इवन फंक्शंस बोलते हैं। तो ये ग्राफ जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसा ही मिरर इमेज इसका y एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। अब अगर हम पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको ड्रॉ करें तो dy बाई डी एक्स इज 2x, यानी ऑलवेज पॉजिटिव फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। और सेकंड डेरिवेटिव 2 पॉजिटिव, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, यानी ये नेचर 0 पे तो 0 है,
इंक्रीजिंग एंड कॉनकेव अपवर्ड, ये पैराबोलिक ग्राफ भी होता है, और इसी का मिरर इमेज इसके अबाउट क्या हो जाएगा, ये चीज। तो इनफैक्ट ये सभी जो ग्राफ है, इन सब का नेचर इसी तरीके का हो, x² हो, x4 हो, x6 हो, सबका नेचर ऐसा ही होगा। बात समझ में आई वाली? जी सर। ठीक है, अगर ग्राफ ऐसा हो x2n+1, n बिलोंग्स टू i या नॉन नेगेटिव इंटीजर, 0 हो सकता है, तो x हो गया, x³ हो गया, x5 हो गया, इस तरह से। तो y इक्वल टू x जो होगा वो तो ऐसा ग्राफ होता है। इन सब ग्राफ का खासियत क्या है कि जो वैल्यू, मतलब ये f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, कि अगर 2 पे जो वैल्यू है, -2 पे, 2 पे जो वैल्यू उसकी नेगेटिव हो जाएगी, यानी f माइनस 2 इज माइनस ऑफ f2, क्योंकि ये ऑड पावर है। ऐसे फंक्शंस को ऑड फंक्शंस बोलते हैं। ये फंक्शंस क्या होते हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, दे आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होता है, वैसा ही ओरिजिन के अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होता है। जैसे y इक्वल टू एक्स तो स्ट्रेट लाइन हो गया, लेकिन x³ कैसा होगा, आप फिर से ड्रॉ कर सकते हो उस तरह से, dy/dx। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है ऑलवेज, सेकंड डेरिवेटिव 6x भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यानी ये इंक्रीजिंग और कॉनकेव अपवर्ड। और इसका ओरिजिन के अबाउट ग्राफ कैसा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, सिमेट्रिक। जैसा इसका ग्राफ यहां होता है, वैसा ही ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, सिमेट्रिक। तो ये आपका जो भी है x³, x5, x7, ये सब ग्राफ का नेचर ऐसा होता है। फिर ये बताओ, ये ग्राफ बताओ कैसा होगा। पहले चलो ये बताओ, बस ये ड्रॉ करो, उसके हिसाब से y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा होगा। Concave upward with negative slope. हाँ, तो y इक्वल टू, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जो वैल्यू x पे है वही वैल्यू -x पे भी है, तो ये इवन फंक्शन है। अगर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर लिया तो इसका मिरर इमेज ले लेंगे अबाउट y एक्सिस। तो dy/dx क्या होगा इसका, -2/x³। ये क्लियर हुआ, समझ में आए? d/dx ऑफ x -2 क्या होगा, ये हो जाएगा -2 x -2 -1, और सेकेंड डेरिवेटिव
-2 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर -3, तो ये -3 -2 6 हो गया। तो देखो ये जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब एक्स पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है और ये ग्रेटर है, मतलब क्या मतलब? Concave upward is डिक्रीजिंग, negative. पहली बात फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब डिक्रीजिंग। Decrease. एक्स बढ़ रहा है, वाई कम हो रहा है, बात भी सही है। एक्स जब 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो वाई इन्फिनिटी पे था, और एक्स बहुत बड़ा है तो वाई 0 पे जा रहा है, तो डिक्रीजिंग बट कॉनकेव अपवर्ड। और क्योंकि ये इवन फंक्शन है, जो वैल्यू एक्स पे है वही माइनस एक्स पे है, तो इसका मिरर इमेज ये ग्राफ, ये ग्राफ हो गया। और अगर हमको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए तो ये वाला ग्राफ ड्रॉ करके छोड़ देंगे। और इन जनरल मैथमेटिकल ग्राफ ये हो गया। तो ये सभी ग्राफ जो होते हैं 1/x², 1/x4, 1/x6, सबका नेचर ऐसा ही होता है। एक ये बताओ क्या होगा, ये ग्राफ बताओ, इवन 1/x ही बताओ, 1/x से जैसा 1/x होगा वैसे ही होंगे, ये बताओ। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव Negative. नेगेटिव, क्योंकि -1/x² फर्स्ट क्वाड्रेंट में या किसी में भी नेगेटिव होगा। और सेकंड डेरिवेटिव Positive. 2/x³ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव हो जाएगा, पर अभी हम पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब डिक्रीजिंग एंड कॉनकेव अपवर्ड। पर क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, एक्स की जगह जैसे अगर f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स होता है तो उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो देखो अगर मैं x की जगह -x करता हूं तो ये हो जाएगा, और ये एफ एक्स है, तो वी कैन राइट f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो वो वाले ग्राफ जो ऑड फंक्शन होते हैं वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, तो जैसा ये है ना वैसा ही हो जाए। तो जितने भी ये वाले ग्राफ है 1/x, 1/x³, 1/x5, ये सब ग्राफ इस नेचर के होते हैं। और जितने भी ये वाले ग्राफ हैं x², 1/x², वो इस नेचर के होते हैं, ये ऐसा ही। तो देखा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों का नेचर ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ओवरऑल ग्राफ अगर ये 1/x², 1/x4, 1/x6 है तो ऐसा होगा, और 1/x, 1/x³ और है तो ऐसा होगा। एक और ग्राफ बताओ, y इक्वल टू √x का ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ बताओ। इसमें तो x को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, बिकॉज नेगेटिव होने में तो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो ग्राफ क्या होगा? तो Increasing or concave upwards. इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग तो होगा, ठीक है, Concave downwards. कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो ये सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा।
देखो ये बताता हूँ मैं। ये y इक्वल टू रूट एक्स, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स पावर हाफ, हाफ एक्स माइनस हाफ, हाफ माइनस वन है ना, तो ये जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना होगा, एक्स नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा वैल्यू। सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ हाफ एक्स माइनस हाफ, यहां से स्टार्ट, हाफ बाहर ले लिया, माइनस हाफ एक्स माइनस हाफ माइनस वन, तो ये वैल्यू क्या हो गई, -1/4 नीचे आके एक्स क्यूब का रूट, तो ये वैल्यू क्या हो गई सेकेंड डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का रूट तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन -1/4 आगे मल्टीप्लाइड है, तो ये नेगेटिव हो गई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, मतलब अच्छा y इक्वल टू रूट एक्स है तो जीरो पे जीरो होगा, तो स्टार्ट यहां से होगा, इंक्रीजिंग एंड कॉनकेव डाउनवर्ड, तो ये जाता ही जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तो ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा। समझे? हाँ सर। हाँ सर। अब चलो हम प्रॉब्लम एक करते हैं। मैं ये तो जनरल कुछ ग्राफ होता है जो कि बहुत जगह यूज होंगे, ठीक है ना, जब आप कभी फिजिक्स और में ये वाले ग्राफ बहुत फ्रिक्वेंटली 1/x 1/x², जब इलेक्ट्रिक फील्ड और पढ़ोगे तो मतलब ये ग्राफ जो है ये तो बहुत ही बेसिक ग्राफ है, आना ही चाहिए, जो आज बताया उतना मेरे दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो। अच्छा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, मटेरियल में भी है ये क्वेश्चन, ये देखो एक क्वेश्चन मैं करता हूं जिससे आइडिया लगे कि हमें क्या करना है। हमको ये चीज चाहिए 1/v² वर्सेस p, ये मान के चलते कि ये x रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला चीज और ये y, जनरली जब ऐसे ग्राफ दियो तो y वर्सेस x कर हम कहते हैं उसे। फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट T एंड N, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है, तो सबसे पहले एक बार आइडियल गैस इक्वेशन को लिखते हैं, क्या होगा, अब अगर आपका N और T कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट होता ही है,
तो ये क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू के, है ना। फिर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हमें क्या चाहिए, 1/v² वर्सेस पी, यानी y मेरा 1/v² होना चाहिए। तो मैं इसको कैसे लिखूं, ऐसे लिख सकता हूं, k/v को k 1/v² का रूट तो क्या हो जाएगा, v बाहर आ जाएगा। और ये p, तो देखो 1/v² मैंने क्या बोला है, y, ये k और ये x, हमें यही तो चाहिए कि px हो और 1/v² y हो। तो y का रिलेशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने पे y इक्वल टू 1/k² x², इसको अनदर कांस्टेंट बोल दो। तो ये आपका जो हमें चाहिए, y और जो x दिया है उनमें ये रिलेशनशिप आ रहा है। ये कैसा ग्राफ होता है, इसका नेचर कैसा होता है, इंक्रीजिंग और कॉनकेव अपवर्ड। इंक्रीजिंग एंड कॉनकेव, ऐसा। ये ग्राफ हो जाएगा ये वाला। बात समझ में आई कुछ, जी सर। फिर से एक बार हाँ समझो, सर। फिर से एक बार देखो, नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन खुद करना, ये फिर से इसी को समझो। हमें 1/v² वर्सेस p चाहिए, यानी ये मुझे y है मेरा, ये पूरा, और ये x है, और t और n कांस्टेंट है भाई। लेकिन रिलेशन तो हमको एक ही चीज मालूम है, पीवी इक्वल टू nRT। तो स्टार्ट वहीं से करते हैं, n और t कांस्टेंट दिया है, यानी ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई। तो पीवी इक्वल टू के हो गया, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, p को k/v लिख दिया। पर हमको y कैसा चाहिए, ऐसा सोच दो, y आपका क्या है, 1/v²। तो v क्या हो जाएगा, 1/√y, ऐसे सोच लो। v क्या हो गया, 1/√y, और p क्या हो गया, x। तो ऐसे भी सोच सकते हो, p आपका x हो गया, इधर है px हो गया, और y 1/√y हो गया, √y ऊपर चला गया। फिर स्क्वायर किया तो ये x² k² y, ये अनदर कांस्टेंट, तो y इक्वल टू कुछ k-x² हो गया, जो कि इस नेचर का। समझ में आया बात। ये सोचो एक, क्या चीज चाहिए हमें, तो दिया क्या है,
तो वापस वहीं से स्टार्ट करते हैं, पी वी इक्वल टू टी और एन कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट ही होता है, तो हो गया आपका v इक्वल टू के टी। आपको चाहिए v तो y हो गया, लेकिन आपको x चाहिए 1/t, तो t क्या हो गया 1/x, यहाँ पे रिप्लेस कर दो y k बाई x। समझ आई? हाँ सर। देखो आपको क्या चाहिए, ये चाहिए x है ना, ये क्या चाहिए x, और ये क्या चाहिए y। तो y तो यहाँ पे v की जगह तो y रख दिया, और 1/t इक्वल टू x है, मतलब t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x। तो बस, तो ये रिलेशन के, ये ग्राफ कौन सा हुआ, ये ग्राफ कैसा फोर। होता है, Yes. ये एस हो गया, डिक्रीजिंग एंड कॉनकेव अपवर्ड। ये बताओ, स्ट्रेट ये क्या लाइन। कह रहा है, पीटी वर्सेस टी स्क्वायर चाहिए। पहले वही वी एन एन कॉन्स्टेंट, पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन और वी कांस्टेंट, आर तो कांस्टेंट, पी इक्वल टू के टी हो गया, एक टी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो पीटी तो क्या हो गया वाई, और ये क्या हो गया एक्स, है ना। ये ऐसे सोचो, पीटी को मान लो y, आपके पास इक्वेशन ही आ गई थी, चलो ऐसे सोच लो, आपके पास इक्वेशन आ गई थी P इक्वल टू के टी, क्योंकि एन एन और वी कांस्टेंट है, पीटी को आपने मान लिया y, और टी स्क्वायर को मान लिया x। तो पहले p को क्या लिखेंगे y/t, तो ये हो गया y इक्वल टू के टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर क्या है x, तो इक्वेशन कैसी हो गई y इक्वल टू के एक्स। तो जो हम ड्रॉ करना चाहते हैं कि y ये और x ये, कैसा रिलेशन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ये चीज डी बताओ,
फिर से वही टी और एट कांस्टेंट है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो टी एन कांस्टेंट तो पीवी इक्वल टू के हो गया। वी चाहिए वाई और ये हो गया एक्स। तो वी तो ये तो वाई हो गया और 1/p² अगर एक्स है तो p इक्वल टू हो गया 1/√x। तो y इक्वल टू क्या हो गया, k√x। तो ये ग्राफ क्या हो गया, सेकेंड ऐसा ग्राफ में क्या ड्रॉ किया था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आता था, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता था, इंक्रीजिंग एंड कॉनकेव डाउनवर्ड। यानी बात समझ में आई हाँ सर कि किस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं। बस आप इसको y और x मान के फिर बस जो आपने, और आपका इक्वेशन तो एक ही है, पीवी को एनआरटी और ये कंडीशंस है, उसी से हम ये बना रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, जैसा जल्दी छोड़ूंगा। इंडिकेटर डायग्राम, डाल्टन्स लॉ, ये नेक्स्ट उसमें देखेंगे। अभी कोई मैं कल या परसों एक इसका असाइनमेंट जितना भी पड़ा है उसका 15 प्रॉब्लम का एक असाइनमेंट दे दूंगा, उसे सॉल्व करना इस वीक, फिर अगले वीक में अगली चीज देखेंगे। ठीक है, ठीक है सर ओके चलो सर। ठीक है, ओके सर। हाँ ओके, बाय, टेक केयर। यस सर, बाय बाय। गुड नाइट सर गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट।